बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज हम कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अगरचे हम बात हमारे हर सारे प्रोग्राम जो हैं बहुत अहम होते हैं, और इस हवाले से हम ये बात आपसे करना चाहते हैं आज इंतहाई अहम कि नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से गए हैं तो सबकी मंशा से गए हैं, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी और हमारी मरकज़ी हुकूमत भी शामिल थी। और उसमें ये बात तय हो गई थी कि ये एक ख़ास रकम जो है, जैसे हम सब एक्स नंबर समझ लें, मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि 125 बिलियन मैं समझ लें रुपए देने का इसने वादा किया था। 125 अरब रुपए देने का वादा किया था और उन्होंने पहली किस्त दे दी थी, और उसके बाद में ये हज़रत जो है बाकी किस्तें देने को तैयार नहीं है और चाहते हैं कि अपनी बेटी को निकाल के ले जाएं तो फिर पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक़ न रहे। अब ये सूरत हाल है। इसी तरह से ज़रदारी साहब ने भी एक किस्त अदा कर दी थी, इसके बाद में दूसरी किस्त देने को तैयार नहीं है। अब ये मसला खड़ा हो गया कि पाकिस्तान के पैसे इन्होंने पक्के खाए हैं, इसमें तो अब दो राय नहीं है। जो भी मुस्लिम लीग के लोग हैं, मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था, मुग़लों से ये कहा था, जो गुजरावाला में जलसा करना चाहते हैं तो मुग़ल से कम इसका बाइकाट करें। और मुग़ल होने की हैसियत से हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी इस लोहार को किसी सूरत में भी अपना बादशाह नहीं बनने देंगे। बहस इस बात की नहीं है कि लोहार का नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोहार कोई ख़राब आदमी नहीं होते हैं, लेकिन बादशाह नहीं बना सकते हम। मुग़ल लोग जो हैं वो 5 करोड़ हम हैं इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी हमारी आबादी है, जो कि अगर तमाम बरादरियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी बरादरी हमारी है। इसके बाद में हम आराई हैं, इसके बाद में दूसरी बरादरियाँ आती हैं। तो मैं और अगर हमारा मरकज़ है गुजरावाला में, हमारा बहुत बड़ा मरकज़ है मुग़लों का, तो हम ये बात कहते हैं कि आपको यानी गुजरावालों के मुग़ल जो हैं, आपको अपने इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और इस लोहार का साथ नहीं देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसको छोड़ दें। आपके साथ में कुछ किया हो, किसी के साथ में कुछ किया हो, लेकिन इसका साथ छोड़ दें। नवाज शरीफ का साथ नहीं देना, ज़रदारी का साथ नहीं देना, आपको किसी का साथ नहीं, चाहे आप इमरान का भी साथ न दें, लेकिन आप एक फ़ैसला कर लें कि इनका साथ नहीं देना है। बस बात ये कि नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देना, नवाज शरीफ का साथ नहीं देना, ज़रदारी का साथ नहीं देना, इमरान का साथ नहीं देना, और अपना अलग से एक ग्रुप कभी बना लेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तो इसके बाद में दूसरी बात जो है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप अगर ये साथ नहीं देंगे तो गुजरावाला में ये जलसा नहीं कर सकेंगे। तो मेहरबानी करें, आप इनका जलसा नहीं होने दें। अगर इस हवाले से देखें तो ये कहना बात नहीं है, लेकिन ये मिर्ज़ा के माने यही हैं कि मीरज़ादे प्रिंस जो होता है वो उसको मिर्ज़ा कहते हैं। तो आप सवाल ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी अगर बादशाह बनना चाह रहा है तो फिर सवाल मुग़लों का आएगा कि भाई हमारा बादशाहत तो हमारी होगी, बादशाहत आपकी नहीं हो सकती। एक लोहार की बादशाहत हम कबूल नहीं कर सकते, जो कि 5 करोड़ मुग़ल हैं। तो अब फिर क्या होना चाहिए कि फिर मुग़लों की बादशाहत होनी चाहिए। तो फिर मुग़लों की बादशाहत होनी चाहिए तो मुग़लों का फिर बादशाहत का तरीका वज़ा होना चाहिए। तो अब लेकिन ये मुल्क बादशाहत के लिए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बनाया था, और मुग़लों ने भी उस वक्त जो फ़ैसला किया था, तो उस वक्त यही फ़ैसला किया था कि हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर हैं, हम जमहूरियत के दिलदार हैं। ख़ुद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो हमारा सबसे बड़ा है, वो हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा, वो ख़ुद मुस्लिम लीग का जो है वो जो स्टूडेंट विंग था उसका वो सदर रहा है वहाँ पर इंडिया के अंदर। तो उसके अंदर जमहूरियत कूट के भरी हुई। जब उससे कहा गया कि माशाअल्लाह लगा दो, उसने कहा नहीं, ये मुल्क माशाअल्लाह के लिए नहीं बना, ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना है। तो हम मुग़ल लोग जो हैं वो जमहूरियत के दिलदादा हैं, और हम अब इस वक्त ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हमें किसी की बादशाहत कबूल नहीं है। नवाज शरीफ बादशाह चाहता है, और ये अब इस सूरत में सिर्फ अपने आप को, अब जब वो किस्त जो दे चुका है, तो इसका मतलब ये है कि बेईमान तो वो है ना, तय हो गया कि उसने बेईमानी की है, तो क्यों बेईमानी का साथ आप दे रहे हैं? बस मुझे ये बताइए। तो अब मैं सिर्फ मुग़लों से मुखातिब हूँ, बाकी जो देना चाहे साथ दे, उसका मर्ज़ी है कि बेईमानों को साथ देना अगर उनके लिए है तो अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना होगा आपको। जो भी पंजाब के लोग हैं वो साथ देंगे, वो अल्लाह के साथ देंगे। हमारा अपना दोस्त जो है, मैं उससे कहता हूँ, परवेज़ रशीद से कहता हूँ, फॉर गॉड से अलग हो जाओ उनसे, बस तुम्हारी भलाई इसी में है
इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें पुलिस पर पकड़ेगी, तुम्हें फौज पकड़ेगी, तुम्हें कुछ पकड़ेगी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अखलाकी तौर पे कह रहा हूँ, ये करप्ट लोग हैं, ये बेवफा लोग हैं, ये इन्होंने अब गद्दारी के ज़ुमरे में आ गए हैं, आप इनसे अलग हट जाएं। गद्दारी की बात यह है कि जब आप अल्ताफ़ हुसैन को गद्दार कहते हो तो ये गद्दार क्यों नहीं है? जब ये मोदी से दोस्ती करता है, ये मोदी से बातें करता है, तो ये गद्दार क्यों नहीं है? अल्ताफ़ हुसैन क्यों है? फिर तासुब फैलाएंगे आप इस मुल्क के अंदर। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उर्दू स्पीकिंग में अगर इंडिया का एजेंट बन जाता है तो वो तो फिर इंडिया का गद्दार है, और जो तो पंजाबी अगर होता है तो वो गद्दार नहीं होता। तो भाई ये तो बात इंसाफ नहीं है। ये फिर आप फिर तासुब कर रहे हैं। आप बड़ा सूबा हैं, आपने सब लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए, कभी कभी मुजीब को सर्टिफिकेट दिया है, जो मुजीब गद्दार नहीं था, अगर आपने बना दिया उसको, आपने बना दिया। फिर अब मैं ये कहता हूँ, परवेज़ रशीद मेरा दोस्त है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि वो एक सच्चा आदमी है, एक बहुत अच्छा आदमी है, वफ़ादार है, लेकिन ग़ुलामाना हद तक वफ़ादार मत बनो। परवेज़ रशीद वापस आ जाओ, छोड़ दो उसको। मरियम के उस्ताद बनने की बजाय आप अल्लाह के से रजू करो। तुम्हारे 3 बेटियां हैं, आप अल्लाह का शुक्र, आपने अपनी बेटियों की हिफाजत करो। तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि तुम इनकी ग़ुलामी करो। ये लोग बेवफा लोग हैं, जो लोगों ने को ये अंदाज़ा नहीं है कि आपको मुल्क को बचाना है, तो मुल्क के लिए आप वफ़ा नहीं कर सकते, तो तुम्हारे साथ क्या वफ़ा करेंगे? तुम जिस वक्त वहाँ जाकर एक कंपनी के लिए नौकरी करते थे, उस वक्त भी तुम्हें पैसे इन्होंने नहीं दिए। अब तुम क्यों उनका साथ दे रहे हो? इनके उस्ताद बनना चाहते हो, इनके खामखा इस औरत के, मरियम के, जो 3.25 लाख रुपए की जूती पहनती है। तो मैं परवेज़ रशीद साहब आपसे मुखातिब हूँ। मैं इंतहाई अदब करता हूँ, आपका प्यार करता हूँ, आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें याद होगा कि जब तुम्हारे ख़िलाफ़ जो परवेज़ मुशर्रफ जो हरकतें कर रहा था, परवेज़ मुशर्रफ महाजिर था, और आप याद करें उर्दू स्पीकिंग था, लेकिन दिल्ली का रहने वाला था, मेरे शहर का रहने वाला था, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं दिया। मैंने उस वक्त तुम्हारी हिमायत के अंदर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें उसका वास्ता देता हूँ कि मैं ऐसा मर्द आदमी हूँ कि मैं तुम्हारा साथ उस वक्त भी दिया, और अब भी मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस वक्त छोड़ दो, पर इसका मरियम का साथ छोड़ दो, इसलिए कि तुम्हारा ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये तुम्हें छोड़ जाएंगे। आप साथ छोड़ दो, तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करो और अपने बच्चों का ख्याल करो, इन लोगों का साथ नहीं दो। जी जैन साहब, आप बात करें। आपने अभी मुजीब रहमान साहब की बात की ना, उन्होंने जो 6 नुकात दिए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने ये 6 नुकात क्यों दिए? कह रहे हैं भाई ये तो हमने प्रेशर डालने के लिए, ये कोई मुकद्दस किताब थोड़ी है, मैं उससे इसमें तरमीम हो जाएगी। देखिए, मैं यहाँ तो बातचीत होती नहीं है ना। मैं जैन, देखिए, मैं जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैं रावलपिंडी में उससे मिला हूँ जी, उससे मिला हूँ, ताजुद्दीन से मिला हूँ। ताजुद्दीन के मुंह से झाग निकल रहे थे गुस्से की हालत के अंदर, लेकिन मैं अपनी बात कहे चले जा रहा था। मैं तो लड़का था, मैं पट में बोले चले जा रहा था अपनी बात, जिस तरह से मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ऐसे मैं बोलता चला गया अपनी बात। उस मुजीब रहमान ने बड़ी तहम्मुल के साथ मेरी बात सुनी और मुझे ये कहा कि मिर्ज़ा साहब देखिए, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, हमारा अपना प्रॉब्लम है, आपका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम ये था ना कि हमें तो ये सिंधी दबा रहे थे ना उस वक्त जी, और अब भी दबा रहे। अब पूरे कराची पे कब्जा करके बैठ गए हैं। और देखो क्या अजीब आलम है इनका कि साहब, हम सिंध में जमहूरियत है, हम बराबर के शहरी हैं उर्दू स्पीकिंग, लेकिन वज़ीर आला आपको नहीं बनने देंगे। भाई तुम्हारे बाप का सिंध है, अब तो हमारा सिंध है, हम तुम्हारा वज़ीर आला बन के दिखाएंगे तुम्हारा। तुम न सिंधियों की वो उनकी ज़मीनें पानी में डूबी हुई हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। आपने दादू को डुबो दिया, सारे सिंधियों को डुबो दिया जी। आपने लाड़काना के लोगों के साथ में, वो चीफ जस्टिस की गवाही मौजूद है जी, वो उसने ये कहा है कि डायन भी जो है 7 घर छोड़ के डाका मारती। तुमने तो अपने 90 अरब रुपए खा गए लाड़काना के जी। लाड़काना के सिंधियों के साथ तुमने क्या किया? अब तुम महाजिरों के साथ जुल्म कर रहे हो। भाई तुम्हें नहीं होने दूंगा मैं, ना सिंधियों के साथ होने दूंगा, पंजाबियों के साथ ये हुए। 100 साल से पंजाबियों को तुम तो दबा रहे हो, जो कि पंजाबी तुम्हारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके जो जिनको आबादगार कहते हो, उन बेचारे गरीबों के लिए आप पैसे भी तुम वसूल करते हो, उनको देते भी नहीं हो। उनके घर, उनके 30 गांव डूबे हुए हैं सिर्फ मीरपुर खास के अंदर, उनको तुमने तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर होने दे। तुम डाकू हो जरदारी साहब। आगे चलो, जहाँ जरदारी साहब की जमीन आएगी वहाँ सारा काम हो जाएगा। जहाँ किसी गरीब की होगी वो तबाही रहे। अभी बात ये है कि अभी कोई आदमी खड़ा महाजिरों के अंदर, किसी के अंदर ये दम नहीं था सर, महाजिर ना महाजिर कहना आता है, ना तुम्हें कोई अदब आता है। भाई तुम क्या बात करते हो? पूरा सिंध हमारा है,
हम इसके में सिर्फ कराची को हम अलग नहीं करना चाहते। जी। हम सिंध, पूरा सिंध हमारा है, हम सिंध के बिल्कुल। ऊपर सिंधियों को, हम सिंधियों का हक देंगे, सिंधियों के तमाम हकूक देंगे। जो जुल्म हो रहा है दादू के अंदर, जो जुल्म हो लाड़काना में, जुल्म नवाब शाह में, बदीन, मीर खान बदीन मीरपुर में, खास, सब जगह पे जी, हम देंगे। थरपारकर। इस जुल्फकार मिर्जा को भी मैं कहता हूँ वो कि भी छोड़ दे किसी तू। काम के नहीं है, नहीं, वो काम उनके- का नहीं है, वो उनके भी खुद- गांव के बुरा हाल है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो उसको भी कहूंगा कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे पाँव को हाथ लगाओ, जी। तो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। तुम्हारे कॉलेज, जिस कॉलेज के तुम हो, वो तो उसका मैं जिस वक्त तुम तो आए हो 79 के अंदर, मैंने तो वो कॉलेज शुरू कराया था जी 60 के अंदर। जी। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इससे मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब, ये जो वोट को इज्जत दो का जो याद आता है ना, मरियम नवाज को या नवाज भाई, शरीफ ये साहब को, बोर्ड को इज्जत की बात नहीं, ये सिर्फ बादशाह चाहता है और इसका दिमाग खराब है। देखियो बात सुनिए, नहीं अगर सुपरमेसी मेरी चाहते हैं बात सुनो सिविल आप गवर्नमेंट प्लीज। की। ये जब बातें करता है, यानी बकवास करता है, लफ्ज जुमला कहता हूँ मैं आपको। जी देखिए, जनरल मिर्जा असलम बेग से ये लड़ा, जनरल आसिफ नवाज से ये लड़ा, जहांगीर करामत को उसने निकाला, अब काकड़ से ये लड़ा, फिर ये किस चीज़ से ये नहीं लड़ा है। अब इस बेचारे गरीब कमर बाजवा को ये लेके आया है। कमर बाजवा ने कहा साहब मैं आपका ताबेदार हूँ, उस वक्त उसकी बेइज्जती की है, उसको देखो कितने दूर खड़ा किया, उसे सलूट करवाया, उसे दूर खड़ा किया। मेरे कितना बेइज्जत बने लेकिन करता है। वो दूसरी तरफ ज़हीरुल इस्लाम साहब तो पीटीआई पे काम कर रहे थे ना, फिर ये एक मसला भी हुआ ना। कौन सा? ज़हीरुल भाई, इस्लाम साहब कर ज़हीरुल रहे थे। इस्लाम अगर किसी बात पे काम कर रहा है तो इससे क्या मतलब हुआ आपका? इस बाजवा की मैं बात कर रहा हूँ, जो बाजवा के तो ज़हीरुल इस्लाम तो निकल गया ना अब तो। अब सवाल ये था कि आपका तो मसला इस वक्त, जिस वक्त जनरल कमर बाजवा को जब आपने चीफ बनाया, बेचारे मिस्कीन आदमी है, मिस्कीन इस लिहाज से आदमी है कि हम्बल आदमी है। जी आपने जब उसको बनाया तो उसकी भी बेइज्जती कर दी आपने उसको एक तो आप मेज़ पे बैठे तो और बहुत दूर का फासला में उसको बैठाया, उसकी तौहीन की आपने, उसकी हिम्मत है कि वो आपकी तौहीन बर्दाश्त कर गया। अब मैं ये बात जनरल बाजवा से पूछता हूँ कि जनरल बाजवा साहब, ये जो बात है कि आदमी की जो ओहदा होता है ये ज़्यादा अच्छी बड़े अहमियत की बात है या वक़ार बड़ा अहमियत बात है? चीफ़ का जो वक़ार होता है वो बहुत अहम बात होती है। लीडरशिप में एक बुनियादी बात ये होती है कि आपको वक्त पर फ़ैसले करने होते हैं, सही फ़ैसले करने होते हैं, और जो आप समझते हैं कि सही है बाज़ औक़ात वो गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन आप बाज़ औक़ात मैं ये देख रहा हूँ कि आप हमदर्दी में या तहम्मुल में आप बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा, या रवादारी में आप बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने जिस तरह से कि आपने डाउन लीग के मामले में अपना ट्वीट वापस लिया, ये अच्छी बात नहीं की आपने। और उसकी वजह से आपने जब ये बात किया तो इसको जब $125 बिलियन का जब आपने मुआहदा किया, जब भी नहीं जाने देना चाहिए था। आपको ये मालूम होना चाहिए था कि ये ज़ख्मी सांप है, और जब ज़ख्मी सांप होता है वो ख़तरनाक होता है। या आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं जनरल बाजवा से मुखातिब हूँ, जनरल साहब देखिए, जिस वक्त जब आसिफ नवाज जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो मैं जब अल्ताफ़ हुसैन चला गया लंदन, तो मैंने आसिफ नवाज ने मुझे ये कहा, क्योंकि फ़ौजी जो हैं बेसिकली, और आप भी, मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत सादा लो आदमी होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सियासत का पेचो खम नहीं पता होते हैं। हमें पता होते हैं, आपको पता होते हैं तो मुझे नहीं मालूम पता होंगे भाई, लेकिन जो आपके अंदाज़ अमल नज़र आ रहा है उससे मालूम होता है कि आपको सियासत पेचो पर अमल नहीं पता है। आसिफ नवाज ने मुझे कहा यार ओ चला गया, अभी ख़त्म होगी बात। मैंने कहा अब तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, इसलिए कि हमारे पास कोई प्रेशर ही नहीं रहा। तो फिर उसने मुझे कहा, वो इतना आदमी था ज़बरदस्त आसिफ नवाज, जनरल आसिफ नवाज के कम से उसने मुझसे पूछा तो फिर तुम्हारे क्या राय है? मैंने उससे ये कहा कि आप उसको वापस लेके आओ और वापस ला के यहाँ रखो उसको, ताकि हम उसको प्रेशर में रखें। तो वो गया मेरे कहने पर। याद रखें जनरल कमर बाजवा साहब, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मिसाल के तौर पर, जब वो गया उसके लंदन गया और लंदन में बुला के उससे मिला और उससे कहा देखो भाई हमने तुम्हारी सारी बात मानी, तुम वापस आ जाओ। इस नवाजे ने उस आदमी को अपनी आईबी के ज़रिए से बम फटा के वापस भिजवा दिया, ताकि वो हमारे ख़िलाफ़ एक मुसीबत बना खड़ा रहे। मैंने आसिफ नवाज से कह के उसको बुलवाया था, और इसने जो है आईबी के ज़रिए से बम फटवाया करीमाबाद में, और उसको
डरा कर भगवा दिया था कि ताकि तुम्हारा अंजाम ख़राब होगा। वह उसका भी जिम्मेदार भी नवाज शरीफ है, वो खुद भगवाने का उसको अल्ताफ़ हुसैन को। अगर वो यहाँ हमारे पास कंट्रोल में यहाँ रहता तो हमारे कंट्रोल में रहता। इस तरह से आपने उसको जाने दिया नवाज शरीफ को। भाई ज़ख्मी सांप है वो, आपने जाकर आप देखिए वहाँ पर तमाम लोगों से मिल रहा है, दुश्मनों से मिल रहा है। यानी वो तो बरतानिया तो एक किस्म का आप समझ लीजिए कि इस्लाम दुश्मन मुल्क है। वो आपके ख़िलाफ़ सारे आदमी जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन को जमा करके दुनिया कहती है स्कॉटलैंड यार्ड बड़ा शरीफ है, देख लो क्या रखा शरीफ है। सारी शवाहिद उसकी दहशत गर्दी, लाखों आदमी इसने यहाँ मरवा दिए कराची में, संभाल के रखा हुआ उसको अपनी उस दौलत को। इसी तरह से नवाज शरीफ को संभाल के रखा हुआ, आपने जाने क्यों दिया उसको? नहीं, ये जो कंपैरिजन एक आया कि खुमैनी साहब हैं, अब तो इमाम हैं, वो रहनुमा नहीं है, लीडर नहीं है। भाई खुमैनी की आपके पाँव की धूल के बराबर नहीं है। खुमैनी तो बहुत बड़ा आदमी था, कैसी बातें करते हो यार? ये नहीं, इनके लोगों ने फरमाया ये कि वो तो भाई इनके लोग गुलाम हैं, इनके लोग जो हैं गुलाम इब्ने गुलाम है, इनके बेटे जूते चाटने वाले गुलाम हैं। इतनी सोच गिर जाती है, कोई सोच ही नहीं है। मैंने परवेज़ रशीद से दरख्वास्त की है, मेरी इज्जत करो और तुम्हें अल्लाह ताला इज्जत देगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम क्या कर रहे हो। एक बेवकूफ़ आदमी के एक जो दौलत के पीछे भागने वाले आदमी के पीछे तुम जा रहे हो। तुम तो लेफ्ट के आदमी थे ना, असूल की पसंद आदमी थे। तुम कहाँ हो अब? इस वक्त जूते चाट रहे हो तुम्हें मरियम नवाज़ के। 3.25 लाख रुपए का जूता है पहन के बैठी होती है। तुम एक गरीब आदमी हो, एक गरीब शरीफ आदमी हो, और तुमने कोई बेईमानी नहीं की अभी तक, मैं जानता हूँ। और मैंने तुम्हारा एहसान का बदला तुम्हें चुकाना इस तरह देना चाहता हूँ कि तुमसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, टीवी पे दरख्वास्त कर रहा हूँ तुमसे, अदब से भाई की तरह से दरख्वास्त कर रहा हूँ। तुम कहोगे तुम्हारे पैरों पे हाथ लगा दूंगा कि तुम जैसा शरीफ आदमी जो है इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ये लोग जो हैं गद्दार हैं, ये लोग जो हैं बेवफा हैं, ये लोग मैं किसी सूरत में भी तुम इनके लायक नहीं हो। अच्छा, आखिरी एक बात ये बता दें कि नैब ने जो इनके सारे कागजात जो हैं, दस्तावेज़ात सब, भाई नैब को अगर आप बात देंगे जैन साहब, नैब भी एक बेवकूफ़ नंबर 1 है। अच्छा, फिर अब बात आई है कि आप कह रहे हैं कि साहब उसको बाहर मत जाने दो, तो भाई बाहर तो वो मौजूद है, अब क्या नहीं जाने दो, इससे क्या मतलब है आपका? अगर आप ये कहो कि साहब इसकी हम लंदन में इश्तिहारात देंगे, इसकी बदनामी करेंगे, तब तो एक हाँ, एवन फील्ड में लगाएं इश्तिहार। एवन फील्ड में तो आप लगा सकते हैं। एवन फील्ड में आप इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए जाएं, इंटरनेशनल उसके लिए जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे लगाएं वो नहीं, वो लगा सकते हैं, उनकी परमिशन ले आके लगाएं वहाँ पे। तो आप जब बरतानिया नहीं दे तो बरतानिया को बदनाम करें सारी दुनिया के अंदर के साथ, चोरों का अड्डा है जी। ये एक मशहूर कर दे कि मैंने बरतानिया चोरों का अड्डा है जी, चोरों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बदनवान लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो नवाज इमरान को चाहिए एक तकरीर, पूरी तकरीर बरतानिया पे करे कि चोरों का अड्डा है। अच्छा, आज फिलहाल उन्होंने जो तकरीर की ना, उसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र बड़ा किया है, और उन्होंने वैसे वही जो गद्दारी वाला मामला है ना कि FIR कटी है, तो इशारे के नाम में वो भी यही कह रहे हैं कि भारतीय एजेंडा लेके घूम रहे हैं लोग। नहीं वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये बहस चल रही है जैन, मैं तुम्हें बता दूं साफ इस बात पर जी, लाहौर में ये बहस चल रही है, वहाँ पर ग्रुप बंदी है, और वो ये कह रहे हैं गवर्नर पंजाब जो है, जो हमें ये कहता है कि वो शरीफ आदमी है। वैसे उनको देखो शरीफ आदमी की हद तक देखो, सियासत सब करते हैं। देखो जैन एक बात माफ़ कीजिएगा, हमें कहता है, हमें याद होगा कि हमने उससे यही कहा था कि आपको ये लोग काम नहीं करने देंगे, तो उसे काम नहीं करने दे रहे, नहीं करने दिया, उनको गवर्नर बना दिया। अब सुना ये है कि ये जो FIR है ये उसने कटवाई है और वो नवाज शरीफ से मिल गया है, ये लाहौर के लोगों को कहना है। अब मुझे मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ के लोगों को कहना है या क्या करना है, किसी कहना है, लेकिन लाहौर में ये खबर मशहूर है और ख़ुसूसन हमारे साफ़ी तबके में ये मशहूर है। वो ये कहते हैं कि ये आदमी जो है मिस्टर जो है जो हमारी किताब की रूनुमाई भी करना चाहता है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि करें नहीं करें। तो अब ये बात ये है कि अब सब कि ये अगर इसने FIR कटाई है तो नवाज शरीफ की मदद कर दी है इसने। नहीं तो थाने वाले ने क्यों दर्ज कर ली भाई? तो क्योंकि थाना इसके कंट्रोल में है, गवर्नर के। तो वज़ीर आला क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला के नहीं कंट्रोल में, फारिग आदमी हो। नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के। अच्छा, खैर आपने एंगल वो अच्छा बताया। देखें उनकी पुरानी दोस्ती भी रही, नून लीग में रहे हैं पहले भाई। तो मसला ये नहीं है भाई, एक लंदन है, लंदन से हिदायत आ गई होगी ना, असल तो लंदन है जो कंट्रोल कर रहा है चौधरी साहब को भी। पंजाब के हर आदमी को जो कि चौधरी है या जो वडेरा है, जो वहाँ का सरदार है, कोई चट्टा है, कोई जो भी हो,
कोई जो भी नून है, कोई फलान, सब के सब कंट्रोल बाय द लंडन। यानी वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए पंजाब के लोग। पंजाब के लोग बरतानवी ज़हनी गुलाम साम्राज्य, हैं जो बरतानवी नहीं, साम्राज्य। अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अवाम अशराफिया, तो बड़े पक्के अशराफिया। पाकिस्तान है, अशराफिया, अशराफिया की बात हो रही है। अशराफिया पक्के गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। उनकी अभी तक उनसे उनकी गुलामी के अंदर वो लगे पड़े हैं। जी। अच्छा, आज हम जरा ये कराची के मसले पे ताजिरों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मेरे साहब, फिर ताजिरों की मुझे बात ये है फिर ब्रेक कि- का वक्त आ गया है नहीं, चलिए और कर फिर लें, वक्त कम ब्रेक के होगा। बाद में करेंगे जी फिर हम। नाजी, पोखसा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ वक्त कम है और 3 मौज़ूआत हैं। कराची का मसला ज़्यादा देखिए, अहम है। कराची की बात ये है कि कराची के सरमायाकार हम खुद देख के आए हैं कि जो साइड का इलाका है वो तबाह हाल है। और साइड जो है, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने इन सारे साइड के लोगों को, जो मेमन लोग हैं, सारे के सारे मेमनों को कायदा मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए थे। जी। और मैं गवाह हूँ इस बात का। और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब मैं गया हूँ कर्नाटका और जो आईटी का शहर है वहाँ गया हूँ, बेंगलोर। जी। तो बेंगलोर में जो मुझे वहाँ मेमन मिला, उसने कहा, मुझे भी दावत दी गई थी, आदम साहब थे उनका। उन्होंने आदम ने कहा कि मैं दावत दी थी, तो मैंने कायदा से मिला और उनसे कहा, देखिए सर, इंडिया में भी मुसलमान रह गए हैं तो इनके लिए भी तो कोई आदमी यहाँ रहना चाहिए। तो फिर उसने वहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, 6 वहाँ पर स्कूल काम कर रहे हैं, जिसमें जो बच्ची जो है 3rd क्लास में पास होती है उसको वो लेते हैं। उनका सिलेक्शन का लेवल ये है, और वो लेते हैं और उसको फिर वो इस तरह पढ़ाते हैं कि वो फिर फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट क्लास हो जाती है। उसको ग्रूम करते हैं, ग्रूम करते हैं। जी। तो वो आदमी ने गवाही दी कि मुझे भी कायदा मोहम्मद ने बुला के कहा कि आप मेरे उसके बाप ने, रज़ाक नाम है उनका रज़ाक मेमन। तो मैंने लिखा था कि बेंगलोर का एक मेमन के नाम से एक मजमून लिखा था मैंने, नवाए वक्त में छपा था। तो उस वक्त मैंने आपसे गुजारिश ये कि मैं करना चाहता हूँ आपसे कि वो उसने जब मुझे बताया तो मतलब सरमायादारों को सारे सरमायादारों जमा किया। हम जब मिल के आए हैं तो अब जो हालत वहाँ की है उसके उनके ऊपर लूट मार की हद कर रखी है सिंध गवर्नमेंट ने। एक साइट लिमिटेड बना रखी है, 1600 मुलाजमीन है, किसी काम के नहीं है, किसी तो सड़क पे चले जाएं। फिर आपके हर जगह पर हमारे तारिक रोड के जो हैं, जो हमारे दूसरे जो कारोबार के लोग हैं, उन सबसे लूट मार कर रहे हैं ये लोग। सिंध गवर्नमेंट जो है, ये लुटेरी गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसके बाद में हमारी हुकूमत आनी चाहिए, जो कि शरीफों की हुकूमत हो। हमारी से मुराद मैं नहीं हूँ, शरीफों की हुकूमत होनी चाहिए, जो कि सारे सिंधियों के साथ इंसाफ करे। और ये तस्वीर ख़त्म कर दोगे सिर्फ सिंधी आएगा। अब भाई सिंधी की क्या बात है, हम सिंधी है पक्के, सब ने तस्लीम किया हमें, बेनज़ीर ने हमें तस्लीम किया। बेनज़ीर को हम हुकूमत हमने दिला के दी, ये बात आपको मालूम है कि बात हमें बेनज़ीर को हमने हुकूमत दिला के दी। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, अब एक बात और बताइए कि ये तो सरमायादार, ताजिर, बिजनेसमैन, ये तो परेशान है, लेकिन बेनज़ीर को कत्ल करने वाला आदमी तो ये है जो उसका मियाँ था, खुद था। और हमारे पास सबूत है, हम कल दिखा देंगे, जो है 3 सबूत है हमारे पास उसके। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये जो आवाम परेशान है ना महंगाई से, अच्छा इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अभी इस मौजू को देखो, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। देखिए, वो इसको इमरान के अंदर वो खूबी नहीं है जो एक हुक्मरान की होती है, वो मैं पहले कह चुका हूँ। ये हुक्मरानियत, अब ये बड़ी बड़ी बातें करता है, इस वक्त मदीने की बातें कर रहा है, रियासत मदीना। भाई रियासत मदीना को तू अलग बे नहीं जानता, तो सिर्फ इस वक्त हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। और एक्सप्लॉइट करने की जिस तरह से तू रियासत मदीना की बात करता है और तेरा अमल जो होता है, इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होता है, जब तुम रियासत मदीना की बात कर रहे होते हो, मालूम होता है कि कोई महंगाई का और प्रॉब्लम हमारे पर आप डालने वाले हो। ये पक्की बात हो गई है। आज जिक्र किया है इसने वहाँ बैठकर, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कल कोई वाक़या होने वाला है जिसके अंदर आपको ऊपर कोई नया कानून पास होगा। बिजली का तो बढ़ गया है, बिजली का बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि अमरीकी वफद आया हुआ है जी, जिसने कि ज़ल्मे खलील दाद और जनरल आस्तिन आए हुए हैं। वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिले हैं। एक तो अफ़गानिस्तान का मामला है, उसमें वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए, और वो चाहते हैं कि किसी सूरत में और दूसरी बातें ही चाहते हैं कि भाई वो हमारे चाइना से ताल्लुकात नहीं बढ़े। क्योंकि ग्रेट गेम जो है, ग्रेट गेम का मतलब ये है कि रशिया को गर्म पानी तक नहीं आने देना है। अब पहले हमें पाकिस्तान को
हमारे साथ देते थे बरतानिया, अब उन्होंने इंडिया के साथ में मुआहदा कर लिया है और इंडिया के ज़रिए से हम पर हमला करवाएंगे। और जिसके बाद में हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसका स्कर्दू का दौरा किया है। तो अब वहाँ पर उसकी कई वजूहत हैं, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वक्त कम है, छोड़ देते हैं। भारत में जो दाइश का मामला है वो अब अमेरिका के जरीदे ने कहा गठजोड़ है, इनका गठजोड़ पहले से है। अच्छा, आजकल ये अमेरिका की तरफ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, यानी भारत के खिलाफ जा रही हैं। नहीं, खाली नहीं आ रही समझ ये क्यों ऐसा, कोई पॉलिसी में तब्दीली हुई? नहीं, कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, ये झूठ बात है। या अब उनको हकायक समझ आ रहे हैं? आप देखिए 4 अक्टूबर को वहाँ पर जापान में एक जो चार मुल्कों का मीटिंग हुई है जी, जिसमें चीन के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं जी। तो वो तैयारी हम करने जा रहे हैं और वो हमारे ख़िलाफ़ सारा काम हो रहा है। भारत में एक जो दूसरा बात हुई है, तुर्की क्लब न्यूयॉर्क में स्टॉकहोम में हमले किए गए हैं। अब ये बात भी है। और भारत में बांग्लादेश ने जो है एक चीनी को मार दिया है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश ने ये कहा है कि ये ईरान ने मरवाया है। तो वो क्या कर रहे थे? नहीं, वो ठीक है, वो उनकी बात, वो जो कुछ भी कर रहे थे वो मालूम है कि यानी भाई अगर भाई आपके यहाँ भी तो मरवाया है, चीनियों पर हमला कराया उन्होंने कराया। यहाँ पर कराची में जब हमला कराया था आप क्या कर रहे थे? ये कोई बात नहीं है। नहीं, जब ये भाई इंटेलिजेंस ये काम करती है, करने आप उसको रहने दें। अब नहीं बांग्लादेश में तो ज़्यादा असर है ना। ये बड़ी बात है कि बंगालियों ने, बांग्लादेशियों ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि ये ईरान ने कराया। ये भी एक जुर्रत की बात है उनके लिए, बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। और इनको नंगा कर दिया है इंडिया को, और चीन को बता दिया, चीन वाले अब इसका बदला ले लेंगे, मार देंगे। अब देखें, इन सब का फिर नतीजा ये निकलना चाहिए कि इंडिया का कोई बाइकआउट होना चाहिए आलमी सतह पे, पाबंदी लगनी चाहिए। सतह पे नहीं हो रहा, वो आपके खिलाफ, आप जिस तरह से चीन अब उनके खिलाफ घेरा कर रहा है, इस तरह से चीन के खिलाफ वो लोग घेरा कर रहे हैं। तो आप इसमें फ्रांस बहुत आगे बढ़ चढ़ के फ्रांस ने बदमाशी शुरू कर दी है, जिस पर तैयब एर्दोगान ने उनको धमकी दी है कि तुमने अगर ज़्यादा बकवास की ज़्यादा तो हम फिर तुम्हारा साथ भला करेंगे। वही बात होगी। ये जो इंडिया की जो बदमाशी है ना, ये तो शुरू से ही है ना भाई। इंडिया की बदमाशी पर आपका काम है, जिम्मेदारी है कि आप उसका दिमाग दूर करें। ये तो शुरू से ही है ना इनका। देखिए अजीत डोवल का आपको याद होगा कि अजीत डोवल पर हमने एक प्रोग्राम किया था 10 अक्टूबर 2016 में जी। उसने ये कहा था कि आपको हमें अगर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को सीपैक को रोकने के लिए तो हम जो है दाइश की मदद लेंगे। वो हमने यहाँ पर 10 अक्टूबर 2016 को हमने अपना यहाँ प्रोग्राम किया था पाकिस्तान में। तो हमारे सच टीवी से सच बात में जी। तो उस वक्त हमने वो वीडियो दिखाई थी जो उसने इंटरव्यू दिया था किसी एक औरत को, जो औरत ने एक ही इंटरव्यू किया था, वो गायब हो गई थी फिर गायब मंजर से जी। सिर्फ एक इंटरव्यू इसने अजीत डोवल ने दिया था। वो एक और वो ये कहा था कि हम दाइश की मदद लेंगे और मदद लेकर पाकिस्तान के अंदर इवन हमें डर्टी बम भी इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन दाइश को हम रोकेंगे। अच्छा, तो उसके लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि डर्टी बम इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ। उसकी मदद से इन्होंने क्या किया, 2017 में तुर्की में हमला करवाया क्लब पर, न्यूयॉर्क स्टॉकहोम में हमला करवाया, तो सब ये कर रहे हैं लोग। अच्छा, फिर 2019 में बाद में तुम्हें और करना श्रीलंका में। आपके जो ग्रेट गेम का मतलब ये है कि रशिया को गर्म पानी तक नहीं आने देना। अब इन्होंने न्यू ग्रेट गेम शुरू कर दिया है। अब ये इन्होंने इंडिया के साथ में मुआहदा करके रशिया को रोकना चाहते थे। अब रशिया की जिम्मेदारी ये है कि बरतानिया से वो लड़े। बरतानिया से इतने सालों से वो उसके ख़िलाफ़ वो लगा हुआ है, तो रशिया एक फ़ैसला कर ले कि उसे क्या करना है बरतानिया के ख़िलाफ़। हम तो आपके साथ रूस के साथ मिल गए हैं, रूस को रास्ता देने को तो हम तैयार हैं। हम अपना बहरी अड्डा बना रहे हैं, बहुत बड़ा बहरी अड्डा बना रहे हैं गवादर के अंदर। चीनी इसमें नहीं आएगा, हम बना रहे हैं अपना बहरी अड्डा। लेकिन हम उसमें ये बहुत सी बातें रात की मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बात ये है कि रूस का भी कोई काम है नहीं कहें। हम रूस से ये कह रहे हैं कि अगर आप में दमखम है तो आप अपना फ़ैसला करो। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने बरतानिया से अपना हिसाब किताब चुकता करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बरतानिया इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, और रूस के सबसे ज़्यादा खिलाफ मैंने बरतानिया है। तो रूस को जवाब देना चाहिए। तो रूसियों को समझ नहीं आ रही है। नहीं, तो हम बता रहे हैं ना, तो उनको अगर नहीं आ रही है तो हम उनको कह रहे हैं कि आपको समझ आए। तो हमारे फॉरेन ऑफिस पे इसको काम करना चाहिए ना, इस पे काम करना चाहिए। भाई तो हमारा क्या काम है?
तो हमारा हमारा काम है भी काम बताना, हमारा काम है बताना, बता बता दिया, हम बता रहे हैं। वज़ीर खारजा का काम है ना, शाह महमूद कुरैशी नहीं, साहब। शाह महमूद कुरैशी बता रहा होगा, मुमकिन है, लेकिन अब वो भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन अब हम जब ये कह रहे हैं कि भाई सारा काम तो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, पहला काम भी हमसे जो काम लिया, तुम्हें जब पिटवाया है वहाँ पर अफगानिस्तान में, जी। तो तुम बेवकूफ़ थे, तुम घुस के यहाँ आ गए, तुम्हारी पिटाई कर दी। फिर तो हमने वो हिसाब किताब अपना बांग्लादेश वाला, क्योंकि बांग्लादेश में तो रूस ने हमारे साथ किया था ना गड़बड़, जी बांग्लादेश में अमेरिका नहीं था, अमेरिका चुप रहा हमारे साथ में, लेकिन इंटरनेशनल साजिश थी, तो रूसियों ने वहाँ पर मदद की थी हमारे बदला लेने के लिए हमसे। तो फिर हमने रूस का बदला ले लिया यहाँ पर। तो आप जब बदला ले लिया तो अब हमने तो हिसाब किताब बराबर आपसे कर लिया। अब आपका काम ये था कि अमेरिका से आप बदला लिया, आपने बदला यहाँ पे ले लिया, आपने इन्होंने कोई जदीद हथियार दे दिए हैं तालिबान को, जी। रूस ने। तो अब आप सवाल ये है अब कि आगे संभलने के लिए उनको सोचना चाहिए। नहीं, आप बरतानिया से आप बदला लें ना। जी बिल्कुल, बरतानिया से आप बदला लें। जी। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।